चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 फॉर द रिलीजन। सही है जी। आज की क्लासेस में हम जो अंडरस्टैंड करने जाएंगे, रिलीजन को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, इसके अंदर कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किन एरियाज़ पर हमने काम करना है। ठीक है, पहली चीज़ें हमें जो समझना ज़रूरी है हमारे लिए वो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर 4 and paper 4 is all about 35 marker essay। तो भाई जब मैंने ये 35 मार्कर essay आपके सामने लिख दिया, what it shows, बहुत ही सिंपल सी बात है। 35 मार्कर essay जो होता है बहुत ही सिंपल सी बात है। अब एग्जामिनर मजबूर है आपसे बड़े टॉपिक्स के हवाले से सवाल करने के लिए। किसके हवाले से सवाल करने के लिए? बड़े टॉपिक्स के हवाले से सवाल करने के लिए। अब देखें, बड़े टॉपिक्स का मतलब है कि मल्टीपल यूनिट से मिलाकर एक यूनिट बनेगा, मल्टीपल यूनिट से मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, अब आपने रिलीजन के हवाले से पर्सपेक्टिव पे एक सवाल बड़ा पॉसिबल है। फिर हमारे पास जो दूसरा बड़ा सवाल पॉसिबल है वो है सेक्युलराइजेशन के हवाले से। ठीक है, सेक्युलराइजेशन के हवाले से सवाल इंपॉर्टेंट है। रिलीजन एंड सोशल ग्रुप्स के हवाले से सवाल पॉसिबल है। इसके अलावा हमारे पास सवाल पॉसिबल है रिलीजन, आप इसको कह लें पोस्ट मॉडर्न। सही है, रिलीजन, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि एग्जामिनर एक तरह से मजबूर है आपको या तो रिलीजन एंड सोशल ग्रुप्स के हवाले से सवाल करेगा, या पोस्ट मॉडर्न रिलीजन के हवाले से, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, या सेकुलराइजेशन से। यानी कि अगर आपने इस टॉपिक को इंसानों की तरह प्रिपेयर करना है तो आपने 4 बड़े एसेस कवर अप करने, और आपको पता होना चाहिए उस एसे को मैं मोल्ड कैसे कर सकता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है जी, तो आपने अपने आप को पहले दिन से ट्रेन करना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन आपको जो किस तरह से टॉपिक्स को मिक्स एंड मैच करना है ये आपको आना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द रिलीजन। सही है जी। ये अगर टॉपिक समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ पूरी सोशियोलॉजी का आसान तरीन टॉपिक है। ठीक है, और अगर समझ में ना आए तो इससे मुश्किल कोई चीज़ अभी तक पैदा नहीं हुई हमारी सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, आपका क्लासेस को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, आपका सारी क्लासेस को कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई क्लास मिस कर जाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग से जाके उसकी कंटिन्यूटी को फॉलो कीजिएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीच में पहुंचने का एहसास होता है कि हमें शुरू से नहीं आता, शुरू से वीडियोस देखना शुरू करो ताकि वो चीज़ें तुम्हारी कवर अप। रिलीजन इज ऑल अबाउट चेन सिस्टम। हर टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ बड़ा क्लोजली लिंक हुआ है। सही है, अगर आपको जैसे आज की क्लास में मैं रिलीजन के मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, जैसे इसमें एक आगे टर्म आएगी, तो आप पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते। हम कह रहे हैं कि मार्क्सिज्म इज एक्सक्लूसिव अप्रोच, तो आपके समझ में ही नहीं आएगी बात, क्योंकि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं लिया। तो भाई बहुत सारे बच्चे जिनको रिलीजन समझ में नहीं आता, इसकी वजह ये होती है कि वो अपनी होशियारी के अंदर मिड से पढ़ना शुरू कर रहे होते हैं। सही है, आप मिड से नहीं पढ़ सकते इस टॉपिक को, मार्क माय वर्ड्स। इसीलिए इसकी तमाम क्लासेस को मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपके पास एक पूरी कंटिन्यूटी चेंज की मिल जाए, और आपके पास प्रॉपर सेक्शन बना हुआ होना चाहिए जिसमें रिलीजन के सारे लेक्चर्स आपके पास कंटिन्यूटी के साथ हो। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। आप इंशाल्लाह क्लासेस मिस नहीं करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सारी दुनिया कहेगी कि रिलीजन मुश्किल टॉपिक है, आपके समझ में आ गया, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझने का खेल है। ठीक है जी, आगे आते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं रिलीजन को।
दरअसल रिलीजन एक सब्जेक्टिव टर्म है जिसको एक्सप्लेन करना तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि दुनिया में हर इंसान के लिए रिलीजन बहुत सारे मानी रखता है। अगर मैं ये कहूं कि हाउ टू डिफाइन रिलीजन, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल होगा। क्यों? एक तरफ हम कह सकते हैं रिलीजन इज ऑल अबाउट बिलीफ और आइडियोलॉजी। रिलीजन जो है क्या कहते हैं, बिलीफ और आइडियोलॉजी का नाम है, जैसे हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल पार्ट ऑफ द रिलीजन। यानी कि दिस इज ऑल अबाउट, आइडियोलॉजी को हमने पहले पढ़ा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट सेट्स ऑफ बिलीफ। क्या होता है बेटा? सेट्स ऑफ बिलीफ, यानी कि बहुत सारे बिलीफ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, रिलीजन दुनिया की वो आइडियोलॉजी है जिसके नाम पे, इनफैक्ट मैं कहता हूं रिलीजन को छोड़ो, आइडियोलॉजी जिसको हम नजरिया कहते हैं, सेट्स ऑफ बिलीफ कहते हैं, मैं समझता हूं दुनिया की ये ताकतवर तरीन चीज है। क्यों? इसकी बुनियाद पर आप किसी की जान ले भी सकते हो और इस पर आप जान दे भी सकते हो, आइडियोलॉजी पे। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, रिलीजियस आइडियोलॉजी भी हो सकती है, वो एथनिक आइडियोलॉजी भी हो सकती है, कोई रेसिस्ट आइडियोलॉजी भी हो सकती है। लोग क्या लिंग्विस्टिक एलिमेंट के ऊपर एक दूसरे का गला नहीं फाड़ देते? कर देते। क्यों कर देते हैं? बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक मैं सही हूं और ये गलत है। कोई एक इंसान किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारे में जाकर अपने आप को बर्स्ट कर देता है, फाड़ देता है। What it shows, वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम सोच के बताओ, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है कि मैं, तुम्हें पता हो ये बटन दबाऊंगा और तुम उड़ जाओगे, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है करने की? भाई मेरे अंदर तो नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बहुत ही मुश्किल काम है ना। लेकिन वो इसको ऐसा करने में क्या चीज मजबूर कर रही है? उसकी आइडियोलॉजी, उसका सेट्स ऑफ बिलीफ। दुनिया के अंदर आप टेररिज्म पर तब तक काबू नहीं पा सकते जब तक आप काउंटर आइडियोलॉजी लेके ना आए। दुनिया के अंदर आइडियोलॉजी कभी भी बंदूक की नोक से नहीं बैठती। इसीलिए कहते हैं आइडियोलॉजीज नीड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, ऑन ग्राउंड सॉल्यूशंस। दुनिया के अंदर कभी भी मिलिटेंट एक्टिविटी ने किसी भी आइडियोलॉजी को खत्म नहीं किया। वरना अगर ऐसा होता तो भाई श्रीलंका में जितने मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन हुए, इतने तामिल्स के खिलाफ कहीं दुनिया में कहीं पे भी ऑपरेशन नहीं हुए। ये जो कहते हैं ना सुसाइड बॉम्बिंग का जो फॉर्मूला था, अगर आप कहें कि 20th सेंचुरी के अंदर जो लेके आए थे वो निक्सल बाडी लेके आए थे। निक्सल्स, तामिल निक्सल्स होते थे, सही है। ये निक्सल बाडी कौन थे? दरअसल ये वो लोग थे, जैसे एक इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी मारा था इन्होंने, ठीक है। अगर आपने वो देखी हो, मद्रास कैफे देखी हो, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी मद्रास कैफे इसी चीज के ऊपर है। तो भाई दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो काउंटर आइडियोलॉजी लेके आके मामले को खत्म करते हैं। दुनिया के जो मिलिट्री माइंडसेट होता है, बोलता है मैं कुचल दूंगा इसको। अभी तक तो कोई ना अमेरिका कामयाब हुआ इस चीज के अंदर, ना इंडिया कामयाब हुआ, ना पाकिस्तान कामयाब हुआ, दुनिया की कोई भी चीज, ना बर्मा कामयाब हुआ। आप आइडियोलॉजी को हमेशा आइडियोलॉजी से हराते हो। एक काउंटर आइडियोलॉजी लेकर आओ, लोगों के दिमाग उसकी तरफ मोल्ड करो, ब्रेक करो अपोनेंट की आइडियोलॉजी को, तब जाके शायद तुम कामयाब हो जाओ। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मैं इस आइडियोलॉजी को बंदूक की ताकत से गिरा दूंगा, तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है भाई। लड़ते रहो बैठ के। अमेरिका अरबों रुपए डाल दिया, झोंक दिया अमेरिका ने, और अफगानिस्तान से बाहर आना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई काउंटर आइडियोलॉजी। अब अगर अफगानी अमेरिका को सपोर्ट करे तो क्यों करे मेरे भाई? जरा सोच रहा, एक अफगानी के लिए आइडियोलॉजिकली तालिबान को सपोर्ट करना शायद ज्यादा बेहतर है, सही है, एज कंपेयर टू द अमेरिकन आर्मी और द लोकल अफगान गवर्नमेंट। अब तुम देखो, अमेरिका गया जैसे ही वहां से अफगानिस्तान से, लोकल अफगान गवर्नमेंट ने फौरन हथियार डाल दिए। क्यों डाले उन्होंने हथियार?
बिकॉज उनके पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से वो लड़ सकते। अब्बू चले गए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो दुनिया के अंदर जितनी भी अगर आप कहें कि ऐसे इम्बैलेंस ऑपरेशंस हुए हैं या इम्बैलेंस कॉम्बैट्स हुए हैं, तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। दुनिया के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं ना, कभी जिंदगी में टाइम मिले तो मिलिटेंट्स की आइडियोलॉजी को समझना, वो ऐसा कर क्यों रहा है, वो बंदूक क्यों। भाई देखो, तुम्हें भी अच्छा लगता है, तुम्हारी भी एक कॉर्पोरेट जॉब हो, जिंदगी बिजनेस हो, एवरीथिंग विल बी फाइन। लोग मजहब के नाम पर मरते और मारते इसीलिए हैं क्योंकि उनका एक सेट ऑफ बिलीफ होता है और उस सेट ऑफ बिलीफ के मुताबिक दे आर ऑल राइट। समझ में आई बात? तो हम क्या करते हैं, अगर कोई एक्टिविटी, एक ग्रुप की एक्टिविटी आपकी सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, तो ब्रेक देम विद आइडियोलॉजी। समझ में आई बात? ये सोशल साइंसेस वाले, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले, ये सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे जाते हैं। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स सबसे, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का मतलब आपकी सोच है कौन है, यानी कि ये वो उस कंट्री की पूरी दुनिया के साथ फॉरेन इश्यूज के अंदर चैंपियन बंदा बैठा हुआ है। तो ये कौन बैठता है? सोशल साइंसेस का बंदा बैठता है। अब ये इस बैकग्राउंड का बंदा क्या करता है, उसके पास आइडियोलॉजीज उसने पढ़ी हुई होती हैं, दुनिया के अंदर हिस्ट्री पढ़ी हुई होती है बहुत स्ट्रांग। तो वो क्या करता है, वो काउंटर आइडियोलॉजीज लेके आता है। समझ में आई बात? तो दुनिया के अंदर आइडियोलॉजीज को हराना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आप शायद दुनिया में कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, अगर आप अब जरा समझिएगा, आपकी अगर आइडियोलॉजी बहुत पक्की है, स्ट्रांग है, मैं आपको बोलूं मैं आपको 2 अरब रुपए दूंगा, अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लो, अपना बिलीफ चेंज कर लो, कर लोगे? हाँ, कर लेगा मेरा भाई, बेहतरीन हो गया, सही है। कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इसकी बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है, लेकिन अब वो, अगर एक वो बंदे के बारे में सोचो जो मजहब के नाम पे जान लेता भी और देता भी, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? दैट्स अ डिफरेंस। तो अब दुनिया के अंदर जो लोग ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी कम हो जाती है, वो ग्लोबल आइडियोलॉजी पे ज्यादा यकीन रखते हैं। समझ में आई बात? तो दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। आप मुझे एक बात बताओ, जहां पर मिलिटेंसी बढ़ने लगे वहां पर ग्लोबल कल्चर को इम्पोज कर दो, मिलिटेंसी खुद कम हो जाएगी। हाँ, बम ब्लास्ट होंगे वहां पे, याद रखना, क्योंकि कंजर्वेटिव कभी भी नहीं चाहेगा कि यहां पे क्लबिंग हो। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली आपने उसके लोगों को कम करना है और अपने लोगों को बढ़ाना है। ये सारा गेम होता है आइडियोलॉजी। अगर मैं रिलीजन को बहुत आसान अल्फाज में सेट्स ऑफ बिलीफ के नाम से एक्सप्लेन करूं, तो क्या होता है मेरा बेटा, एक होता है हमारा मोनोथीस्टिक बिलीफ, जिसको हम कहते हैं बिलीव ऑन वन गॉड। फिर हमारा होता है नेक्स्ट पॉलीथीस्टिक बिलीफ। अब बिलीफ ऑन वन गॉड किसका होता है? मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, दे ऑल बिलीव ऑन वन गॉड। पॉलीथीस्टिक बिलीफ क्या होता है? बिलीफ ऑन मल्टीपल गॉड। हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करती है ये चीज, ठीक है। फिर हमारा दूसरी चीज होती है नॉन थीइस्टिक बिलीफ। अच्छा, मैंने जो बात की थी, मैंने मिलिटेंट आइडियोलॉजी को अपोज करने की बात की थी, सही। वरना हमने दुनिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन की अप्रोच है वो ये कि रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर ऑफ एन इंडिविजुअल। हर बंदे को हक है अपनी आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करने। समझ में आई बात? दिस इज द कोर मोटिव ऑफ द सिनेरियो, ठीक है। एग्जैक्टली, काफी हद तक। फिर आते हैं सेट्स ऑफ बिलीफ में, हमारे पास आता है नॉन थीस्टिक। एक्चुअली मैंने वो बात जो कही थी ना, वो बात मैंने इसलिए कही थी कि इस आइडियोलॉजी ने बहुत गम दिए इस दुनिया को। हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, जंगें करवा दी उसने। समझ आई बात?
आप दुनिया के अंदर एक आइडियोलॉजी, जब आप बोलते हो कि भाई आप फैशिज्म की तरफ चले जाते हो, आप नासिज्म की तरफ भी चले जाते हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप इसकी तरफ जाते हो तो आप दूसरे की आइडियोलॉजी को गलत समझना शुरू कर दो और आप बोलते हो भाई, अपने लोगों को बोलते हो किल देम। आप इससे पीछे चले जाएं, आप मुस्लिम हिस्ट्री की तरफ चले जाएं, वो एक्चुअली यही थी। उन्होंने रिलीजन का नाम यूज किया और उन्होंने एक्विजिशंस की। इधर मुस्लिम्स कर रहे थे, उधर क्रिश्चियंस कर रहे थे, क्रूसेड्स का नाम चल रहे थे, बंदे मारे जा रहे थे यार। इधर क्रूसेड्स क्या आती हैं, अगर सलीबी जंगों की बात की जाए, वो दरअसल दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी जो एक दूसरे को जीते रहना नहीं चाहती थी। क्योंकि किंगडम होती है ना, एक बादशाहत होती है, मोनार्क होती है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है और उसकी कोशिश ये होती है कि पूरी दुनिया में आइडियोलॉजी फैल जाए। अब वो आइडियोलॉजी रिलीजन पर भी बेस कर सकती है। समझ में आई बात? बिल्कुल होंगे अलग, सही। हमारी जो ग्लोबल थॉट है वो यही तो कहती है कि भाई हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का मुकम्मल तौर पे हक है। ठीक है, अच्छा जी। नॉन थीस्टिक अप्रोच का मतलब है, वो कहते हैं देयर इज नो गॉड। एग्जैक्टली। यानी कि मैंने आपके सामने क्या रख दिया, मैंने रिलीजन को मुख्तलिफ बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। सही है जी। पहला तो हमारे पास तरीका यह था कि हमने रिलीजन को बिलीफ के हिसाब से एक्सप्लेन कर लें। अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ जाता हूं। अब रिलीजन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस। अब बहुत सारे लोग रिलीजन को उसकी प्रैक्टिसेस से याद रखते हैं। लाइक यस बॉस। एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइडियोलॉजी कमजोर होती है लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा होती है और दुनिया को दिख रहा होता है कि प्रैक्टिस ज्यादा है। अब मैं बताता हूं, मैं बहुत टेक्निकल चीज समझाता हूं। रिलीजन की एग्जिस्टेंस के लिए उसकी प्रैक्टिसेस का होना बहुत जरूरी है, वो एप्लीकेशन है। इसीलिए दुनिया की बहुत सारी रिलीजियस मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली अगर आप मिशनरीज की बात करें, तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनके रिलीजन की प्रैक्टिसेस बढ़ जाएं। वो कैसे बढ़ेंगे? अब मुस्लिम मिशनरीज जैसे तबलीगी जमात हो गए, दावत इस्लामी वगैरह हो गए, ये कहते हैं कि भाई मस्जिद में आओ, नमाजें पढ़ो। क्रिश्चियन मिशनरीज बोलती हैं कि भाई चर्च में आओ, सर्विसेज में आओ। वो अपने लोगों को इंगेज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिसेस के बगैर आइडियोलॉजी खुद खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिसेस के बगैर आइडियोलॉजी। इसी वजह से रिलीजियस माइनॉरिटी बहुत स्ट्रगल करती है मेजॉरिटी के अंडर में। रिलीजियस माइनॉरिटी बहुत स्ट्रगल करती है मेजॉरिटी के अंडर। भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं यूएस में, यूके में, जहाँ पे 3-3 घंटे तक की ड्राइव के अंदर कोई मस्जिद नहीं है। तो बच्चे ऐसे होते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मस्जिद नहीं देखा हुआ होता, टेम्पल नहीं देखा हुआ होता, गुरुद्वारा नहीं देखा हुआ होता। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उनकी जब नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अपनी प्रीवियस आइडियोलॉजी से थोड़ी सी हट जाती है। समझ में आई बात? एथीस्ट आइडियोलॉजी। अब क्या है, उसके पास कोई और आइडियोलॉजी आई, एथीज्म आया, उसने कहा भाई देयर इज नो गॉड, द गॉड इज डेड, अल्लाह माफ करे। सही है। तो जब वो इस थॉट के साथ आगे चलते हैं, सही है, तो फिर जाहिर सी बात है जो आइडियोलॉजी उनको आती है वो परचेज कर लेते हैं, कहानी खत्म। तो प्रैक्टिसेस में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। बैप्टिज्म हो गया, प्रेयर्स हो गई, ठीक है। बेटा बैप्टिज्म का मतलब होता है वो हॉली वाटर के साथ नहीं करते, बच्चे को बैप्टाइज किया जाता है। कौन से रिलीजन में? क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है, ठीक है। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें बैप्टिज्म। जी एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है, ओके। फिर हम थर्ड लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं रिलीजन को। एक तरफ क्या है, हम कहते हैं रिलीजन इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजन एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। लाइक
इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज्म हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यह बात समझ में आती है कि अब याद रखो, जब प्रैक्टिसेस होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन होगी, प्रैक्टिसेस होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन होगी, जब प्रैक्टिसेस होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन होगी। यानी कि फिनोमेना ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिलीफ की बेसिस पर आपकी प्रैक्टिसेस होनी है, और उन प्रैक्टिसेस के बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअल में रिलीजन की जो इंपॉर्टेंस बिल्ड होती है वो होती है इसी तरह से, और इसी वजह से कहते हैं हम रिलीजन को मुख्तलिफ मीनिंग्स में एक्सप्लेन करते हैं। समझ आई बात? अब बहुत कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक मीनिंग जो हो वो रिलीजन की इंक्रीमेंट की बात कर रहा हो, और दूसरा जो कॉज हो वो रिलीजन की डिक्लाइन की बात कर रहा हो, वो रिलीजन के डिक्लाइन की बात कर रहा हो। यानी कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमने कहा एज पर द गवर्नमेंट स्टैट्स द फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटीज आर इंक्रीजिंग, बट चर्च अटेंडेंस का ग्राफ आया तो पता चला वो तो नीचे जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट कर सकती है, कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट कर सकती है, इनफैक्ट करती है कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट। समझ आई बात? एनी कन्फ्यूजन चलेगा? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात समझाता हूं, अब जरा देखिएगा। मैंने यहां पर लिखा रिलीजन, कुछ लोग होते हैं जो रिलीजन को उसके फंक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बेटा? फंक्शंस। जैसा कि रिलीजन आपको सोशल सॉलिडारिटी देता है, इसका मतलब क्या होता है? एक यूनिटी देता है। क्या देता है बेटा? आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देता है कि आप सब लोग खुदा के मानने वाले हो। अब देखें, दुनिया के अंदर अहले किताब जिनको हम कहते हैं, यानी कि फॉलोअर्स ऑफ द बुक्स, लाइक क्रिश्चियंस हो गए या ज्यूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये वो हैं जिनके पास कोई सॉलिडारिटी के एक पॉइंट है। इसीलिए इन इस्लाम यू कैन मैरी एनीवन विद इन द यानी कि फॉलोअर्स ऑफ द बुक्स, यानी कि हॉली बुक्स को जो भी फॉलो करता है, चाहे वो तौरा हो, ज़बूर हो, बाइबल हो, सही है, कुरान हो, कोई इसको फॉलो करता है तो यू कैन मैरी एनीवन। तो रिलीजियस लेवल के ऊपर इस तरह से होता है। तो इसकी वजह क्या है? एक सॉलिडारिटी है। देखिए, सोशल सॉलिडारिटी का मतलब होता है यूनिटी, और यू कैन से द वैल्यू कंसेंसस, द एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज। रिलीजन आपको एक सिमिलर वैल्यू पे लाकर जमा कर देता है, तो रिलीजन का ये फंक्शन हो गया। सही है। रिलीजन आपको सोशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, रिलीजन आपको सोशल कंट्रोल प्रोवाइड करता है, आपको बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक तो हो गई रिलीजन की एक साइड। मैंने रिलीजन लिखा हुआ है, कोई बोल भी नहीं रहा, इतने शरीफ बच्चे हो तुम लोग यार। सही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होता है? रिलीजन को एक तरफ तो आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया रिलीजन फंक्शन के नाम पे। अब दूसरी तरफ हम कहते हैं रिलीजन को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं थ्रू इट्स बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी। कि रिलीजन जो है एक आइडियोलॉजी का नाम है, ठीक है। अब वो आइडियोलॉजी इन फेवर भी हो सकती है, और वो आइडियोलॉजी इन अगेंस्ट भी हो सकती है। अगर मैं कहूं द रिलीजन इज एन ऑल अबाउट द आइडियोलॉजिकल सिस्टम, रिलीजन इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजिकल सिस्टम, रिलीजन इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजिकल सिस्टम जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है। एक बिलीफ सिस्टम का नाम है। रिलीजन इज ऑल अबाउट अ बिलीफ सिस्टम जो कि कैपिटलिस्ट ऑर्डर को सपोर्ट करता है।
तो मेरा बेटा मुझे एक बताओ, बहुत ही सिंपल सी बात है, रिलीजन इज ऑल अबाउट आइडियोलॉजी इन द फेवर ऑफ समथिंग और इन फेवर ऑफ समथिंग और इन फेवर ऑफ समथिंग और सही है। तो अब क्या है दुनिया में, अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, वॉट इट डज फॉर द पीपल। ये लोगों के लिए क्या करता है, ये लोगों के लिए बिलीफ सिस्टम कहता है वॉट इट मीन्स फॉर पीपल, यानी कि इसका मतलब क्या है और ये लोगों के लिए करता क्या है, इसका मतलब क्या है और ये लोगों के लिए करता क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करते हैं रिलीजन इज ऑल अबाउट अ फंक्शन सिस्टम, जो कि अब क्या है, फंक्शंस वाले जो होंगे वो कहेंगे कि लोगों के, ये दुनिया के लिए लोगों के लिए करता क्या है, सही है। और जो बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे वो कहता है लोग इसको, रिलीजन इज व्हाट जिसको लोग मानते हैं, व्हाट इट मीन्स फॉर द पीपल। ठीक है, फिर मैं आगे आता हूं। व्हाट इट डज वालों को हम कहते हैं इंक्लूसिव अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा? जो रिलीजन को बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एनालाइज करते हैं, व्हाट इट डज फॉर द पीपल। ठीक है, अच्छा, बिलीफ सिस्टम वालों को हम काउंट करते हैं एक्सक्लूसिव अप्रोच, यानी कि बहुत नैरो अप्रोच है। क्या है? समझ में आई बात? जी। अब मैं बात नहीं कर रहा कंजर्वेटिव, नहीं, एक्चुअली ये रिलीजन को हाउ दे एक्सप्लेन रिलीजन, हाउ दे एक्सप्लेन रिलीजन। एक सेकेंड, हाउ दे एक्सप्लेन रिलीजन। अब आपके पास एक तरीका यह है कि रिलीजन को उसके फंक्शंस के थ्रू एनालाइज करो। एक सेकेंड, सही है। कॉलेज एक ऐसी जगह का नाम है जहां पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। अच्छा छोड़ो ना। अच्छा, दूसरा ये, एक मैं बिलीव बना लूं कि भाई कॉलेज इज, यहाँ ये मैंने पहले तालीम इज अ, एजुकेशन इज अ फंक्शन, सही है। मैं कहूँ द कॉलेज इज समथिंग वेरी सुपरनैचुरल इक्विटी, कह सकता हूँ भाई सुपरनैचुरल है भाई, मैं कहूँ इस पर स्पिरिचुअल एलिमेंट, सही है। मस्जिद एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, सही है। ये एक इसका फंक्शन हो गया। मस्जिद का हवाले से कोई स्पिरिचुअल बिलीफ रख सकता हूँ, तो एक चीज को मैं बिलीफ सिस्टम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और उसको उसके एज अ फंक्शन भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रिलीजन को भी कुछ लोग उसके एज अ फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं और कुछ उसको एज अ मीनिंग के तौर पर देते हैं। एक सेकंड, मैं जवाब दे दूं फिर। जी सर, ये जो लिखा है व्हाट इट डज फॉर द पीपल, यानी ये वो लोगों के लिए क्या करता है, हाँ। ठीक है। लेकिन व्हाट इट मींस फॉर द पीपल के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों के साथ क्या होता है। नहीं जैसे नहीं, वो इसका मतलब ये है कि आप उसको उसके ख्यालात की बेसिस, हाँ हाँ, नहीं, वो नहीं कह सकते। नहीं, ऐसा एंटोनियम वाला कहानी, एंटोनियम वाली कहानी नहीं है। एंटोनियम होता है कि ये एक इस तरह है तो ये दूसरा ऐसा होगा, ऐसा वाली कहानी। ये एक डिफरेंट आइडिया है, एक डिफरेंट आइडिया कि भाई ये लोग, रिलीजन इज ऑल अबाउट अ बिलीफ सिस्टम और रिलीजन इज ऑल अबाउट अ फंक्शनल सिस्टम। मतलब एक गाड़ी या तो गाड़ी ट्रैवल के लिए इस्तेमाल हो सकती है। गाड़ी इज माई लव, द कार इज माई लव, ऐसे द कार इज माई लव क्या हो जाएगा मेरा चंदा? मीनिंग हो जाएगा, इश्क आशिकी चल रही है, समझ आई बात। और दूसरी तरफ क्या है, उसका मैंने फंक्शन बता दिया। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, एंटोनियम, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ एंटोनियम नहीं है ये एंटोनियम नहीं है, सही है। तो भाई ये समझ में आ गया भाई। इस एग्जाम्पल अल्लाह मियां ने एग्जाम्पल दिया भी अचानक से। कार को मैं फंक्शनल मीनिंग में एक्सप्लेन करूं तो फॉर ट्रैवल पर्पस, कार को अगर मीनिंग पर्पस में बोलूं इट्स माय लव। थोड़ी बात डाल सकते हैं, हाँ फिजिकल, से आप ये बात सही, फिजिकल वाली बात सही है जी। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली।
यहाँ तक क्लियर हो गया? सही, थैंक यू सो मच।